हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है विपक्षी एकता। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको 1 मिनट में एक छोटी सी कहानी बता दूं। विपक्षी एकता का आकार हाथी की खोज करने वाले 5 अंधे लोगों की कहानी जैसा है। गांव में एक हाथी आता है। 5 अंधे लोग उसे देखने जाते हैं, लेकिन वो देख नहीं सकते, इसीलिए हाथ से छूकर उसे महसूस करते हैं। दोस्तों, एक आदमी उसके पैरों को पकड़ता है और कहता है कि हाथी खंबे जैसा होता है। दूसरा आदमी उसके कान को पकड़ता है तो कहता है कि हाथी का आकार छाछ या सूप जैसा होता है। तीसरा आदमी उसकी पूंछ को पकड़ता है और कहता है कि हाथी का आकार रस्सी जैसा होता है। इसी प्रकार 5 आदमी हाथी के आकार को अलग अलग बताते हैं और अलग अलग महसूस करते हैं। दोस्तों, यही रूप इस समय विपक्षी एकता का है। विपक्षी एकता का आकार भी उनके हाथी जैसा है। दोस्तों, एक मजबूत कांग्रेस विपक्षी एकता का एक प्रमुख स्तंभ है। ग्रांड ओल्ड पार्टी के नेताओं का कहना है, जिसके शीर्ष नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, उनका मानना है कि उन्हें बुद्धिमान बनाएगा, उनकी पस्त पार्टी को फिर से जोड़ने में मदद करेगा लोगों के साथ। जरूरी नहीं, कई विपक्षी दलों के नेता कहते हैं जो दावा करते हैं कि विपक्षी एकता कांग्रेस के साथ या उसके बिना आकार ले सकती है। आम आदमी पार्टी के संभावित अपवाद के साथ लगभग हर गैर एनडीए नेता आजकल विपक्षी एकता का मंत्र जप रहा है, लेकिन यह हाथी की खोज करने वाले 5 अंधे लोगों की कहानी की तरह है। हाथी के मामले की तरह हर नेता ने विपक्षी एकता को लेकर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है और उसे अलग तरह से देखता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 1.25 साल का वक्त बाकी है। विपक्षी बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने के सवाल पर बटे हुए हैं। दोस्तों, मोदी के लिए एक चुनौती के रूप में उभरने वाले चेहरे से संबंधित प्रश्न एक विवादास्पद है और भूमिका के लिए कई उम्मीदवारों की वजह से शायद सही भी है। लगभग हर कोई अपने अवसरों की कल्पना कर रहा है। सूची में शामिल होने वाले नवीनतम तेलंगाना के मुख्यमंत्री और टीआरएस सुप्रीमो चंद्रशेखर राव हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ये सभी अपने लिए एक राष्ट्रीय भूमिका पर नज़र गड़ाए हुए हैं। और फिर कांग्रेस है, विपक्षी ब्लॉक में सबसे बड़ी खिलाड़ी और उसके लिए स्वाभाविक दावेदार। मुद्दा यह है कि अपनी भारी चुनावी गिरावट के बावजूद कांग्रेस अभी भी अखिल राष्ट्रीय पदचिह्न के साथ विपक्षी रैंकों में एकमात्र पार्टी है। अन्य लोगों को भाजपा को चुनौती देने के लिए उस स्थान को तराशना होगा, लेकिन उनकी स्थिति के बावजूद ऐसे हर नेता का विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के मुद्दे पर एक ही जवाब होता है। उनका स्टैंडर्ड उत्तर ये रहता है, चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है, विपक्षी दलों की एकता महत्वपूर्ण है। लेकिन विपक्षी एकता क्या है जिसकी वे परिकल्पना कर रहे हैं? क्या यह कांग्रेस के नेतृत्व वाला मोर्चा है, तीसरा मोर्चा है या चौथा मोर्चा भी है? विपक्षी एकता का कांग्रेस का विचार काफ़ी हद तक संसद तक ही सीमित है। जमीन पर राज्य विशिष्ट गठजोड़ देख रहा है। तमिलनाडु में डीएमके के साथ, बिहार में आरजेडी के प्लस जेडीयू के साथ, महाराष्ट्र में एनसीपी और उद्धव सेना के साथ और झारखंड में जेएमएम के साथ। लेकिन दूसरी पार्टियों के अलग विचार हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन और अखिलेश यादव को संभावित सहयोगियों के रूप में नामित किया है। वो ऐसा कर सकती हैं क्योंकि उनकी पार्टी बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश में खिलाड़ी नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं कर सकती। यह बंगाल में चुनाव लड़ेगी, शायद वाम दलों, और उत्तर प्रदेश में और बिहार में महागठबंधन का हिस्सा होगी। ममता के गेम प्लान में कांग्रेस की जगह नहीं है। ऐसा क्यों होगा? तो क्या ममता गैर बीजेपी, गैर कांग्रेसी तीसरे मोर्चे की ओर देख रही हैं? दोस्तों, यह और बात है कि कुमार और सोरेन अपने अपने राज्यों में कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं। अपनी ओर से कुमार का मानना है कि कांग्रेस को किसी भी विश्वसनीय विपक्षी समूह का हिस्सा बनना होगा। राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव भी इस विचार से सहमत हैं, लेकिन उनका मानना है कि कांग्रेस को उन राज्यों से पीछे हटना चाहिए जहां वह कमज़ोर है। दूसरे शब्दों में, क्षेत्रीय दलों को ऐसे राज्यों में ड्राइविंग सीट पर रहने की अनुमति दें।
केसीआर के हिसाब से भी कांग्रेस फिट नहीं बैठती। दिलचस्प बात यह है कि ममता ने संभावित सहयोगी के रूप में टीआरएस का नाम नहीं लिया। केसीआर के अनुसार एसडी देवेगौड़ा, एमके स्टालिन और कई अन्य विपक्षी नेताओं के साथ बैठकें की हैं। आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अकेले जाना पसंद करते हैं। दोस्तों, इसके बाद एनसीपी, शिवसेना और डीएमके जैसी पार्टियां आती हैं, जिनका मानना है कि कांग्रेस को एकता के प्रयासों का नेतृत्व करना चाहिए। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस या बसपा से उनकी कोई अनबन तो है नहीं, लेकिन वह रालोद जैसी छोटी सहयोगियों को तरजीह देती है। वाम दल बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन केरल में उससे लड़ना जारी रखेंगे। वामपंथ अनिवार्य रूप से चुनाव के बाद के गठबंधन का समर्थक है। कभी तीसरे मोर्चे के प्रबल समर्थक रहे वामपंथी अब मानते हैं कि चुनावों के बाद संख्या के आधार पर गठबंधन आकार ले सकता है और अक्सर तर्क देते हैं कि 1996 में संयुक्त मोर्चा और 2004 में यूपीए, यहाँ तक कि 1999 में एनडीए भी चुनाव के बाद के गठबंधन थे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विपक्षी नेताओं की आपस में हो रही तमाम बैठकों के बीच एक बात स्पष्ट होती जा रही है कि कोई स्पष्टता नहीं है। पार्टियों का एक समूह चाहता है कि कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता बने, दूसरा चाहता है कि कांग्रेस एक घटक के रूप में हो और दूसरा उसमें कांग्रेस की केंद्रीय भूमिका को स्वीकार करे। तथ्य यह है कि प्रत्येक विपक्षी दल राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में स्थिति बनाकर अपने अपने राज्यों में अपनी सीटों को अधिकतम करना चाहता है। उनके हाव भाव के बावजूद सभी विपक्षी नेता जानते हैं कि आखिरकार संख्या क्या मायने रखती है। फ्रेंड्स, राहुल गांधी और कांग्रेस को एहसास है कि विपक्षी खेमे में सबसे पुरानी पार्टी की प्रधानता पर सवाल या निशान लग रहा है। कांग्रेस के नज़रिए से यात्रा शायद इसका जवाब है। कांग्रेस का कहना है कि यात्रा पार्टी को मजबूत करेगी और उसका कायाकल्प करेगी, और उसका मानना है कि जब कांग्रेस मजबूत होकर उभरेगी तो विपक्षी एकता संभव है। उदाहरण के लिए कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा है कि पार्टी अब खुद को कमज़ोर नहीं होने देगी। उनके शब्दों में हाथी जाग गया है और इसका असर आने वाले समय में दिखेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।